नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते खबरों का। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया। फिर चौथे और आखिरी राउंड की गिनती के बाद जीत का अंतर बढ़ गया। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। वहीं यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी उनके घर पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। इसी के साथ दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि नारी शिक्षा, शौर्य, सशक्तिकरण और जनजातीय स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में पहुंचना भारत के जीवंत लोकतंत्र का अनुपम उदाहरण है। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं सीएम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के अशोक होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए जा रहे रात्रि भोज में भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई देने के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं। 24 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्र के मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन किया। आइए आपको 4 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहां पहली तस्वीर दिल्ली में युवा कांग्रेस वर्कर्स ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तीसरी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च करके विरोध प्रदर्शन किया। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। तो दिल्ली में ट्रेन को रोक दिया जाता है, चंडीगढ़ में भी रोष प्रदर्शन किया जाता है। तमाम बड़े नेता यहां पर शामिल होते हैं। इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन की और नारेबाजी की। इसी के साथ उत्तराखंड से भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है।
दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर पहली तस्वीर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से की जा रही पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर कांग्रेसियों ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन रोक दी जाती है और ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया था कांग्रेसियों की तरफ से और कुछ इसी तरीके से तस्वीरें भी देखने को मिली। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर के प्रदर्शन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। वहीं गीता भुक्कल ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है। जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसको लेकर के ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का गठन किया था। 20 नवंबर 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया गया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में जाने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। यह कर्ज कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज को एजेएल वापस नहीं कर पाया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। उस वक्त कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी और बाकी शेयर कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम से थे। आरोप है कि 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया था, जो कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने 50 लाख के कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने
मामले में केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी किया है। आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इसका उद्देश्य एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सनातन धर्म नेचर सेंटर को सौगात, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सौगात दी है। आधुनिक फर्नीचर खरीदने के लिए फंड दिया गया, निजी फंड से दिए गए फंड। आपको बताते चलें, सनातन धर्म नेचर सेंटर को सौगात दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सौगात दी है। आधुनिक फिजियोथेरेपी मशीन के लिए फंड दिया गया, फर्नीचर खरीदने के लिए भी दिया गया फंड। निजी फंड से दिए गए 20 लाख। सनातन धर्म नेचर सेंटर को सौगात, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सौगात दी है। निजी फंड से 20 लाख रुपए दिए गए। सनातन धर्म नेचर सेंटर को सौगात, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है सौगात। आधुनिक फिजियोथेरेपी मशीन के लिए भी दिया गया फंड, फर्नीचर खरीदने के लिए भी दिया गया है फंड। आधुनिक फिजियोथेरेपी मशीन खरीदने के लिए दिया गया फंड। निजी फंड से 20 लाख रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कई मामलों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डीएसपी मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। तो वहीं उन्होंने ईडी में सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर के कहा कि अगर सोनिया गांधी पाक साफ हैं तो ईडी की जांच में सहयोग करें। सरकार ने फैसला किया है कि डीएसपी सुरेंद्र कुमार की जो माफिया ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और उस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी भी जांच कराई जाएगी। द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं। मैं अपनी ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से भी, हरियाणा के नगरवासियों के ओर से भी उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सोनिया गांधी अगर साफ पाक हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? वो जाएं, ईडी के प्रश्नों का उत्तर दें। अब इस प्रकार से ये जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाना, ये तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हुड्डा साहब तो सोनिया गांधी के बंधुआ वर्कर हैं, वो तो अब जो वो कहेगी वही बोलेंगे, उससे अलग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोजाना 8 अपहरण हो रहे हैं, प्रदेश में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। न कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और न ही कानून के रखवाले। वहीं उन्होंने डीएसपी हत्या मामले में न्यायिक जांच करके पर कहा कि उनके भाई सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अपराध में समझो लगातार आंकड़े बढ़ते जाए। 2019 में 1,66,336 अपराध दर्ज किए गए और 2020 में बढ़कर 1,92,395 हो गए। साल 2020 में 1143 हत्या हुई, यानी रोज 3 या 4 हत्याएं हुई। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश के लिए ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है। 8 लोगों का अपहरण होता रोज। इस प्रकार से आप कुछ भी देखो, फिरोतिया अपहरण, मतलब आज है हरियाणा की स्थिति बहुत है। भाई कानून बनाते हैं, आज कानून बनाने वाले सुरक्षित नहीं, विधायक आज जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, रखरखाव करते हैं, पुलिस सुरक्षित नहीं, डीएसपी को आज कोई भी प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है
और यही कारण है इन सालों में हम हर चीज में हमारी गिरावट आई, बड़े से रकम महंगाई में और अपराध में। नई दिल्ली में इंडियन अचीवर्स फोरम की ओर से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आयोजित 62वें राष्ट्रीय सम्मेलन को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि चीन और अमेरिका के बाद भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। वर्ष 2016-17 में स्टार्टअप की संख्या मात्र 726 थी। वर्ष 2021-22 में स्टार्टअप की जो संख्या थी वो 69,000 हो गई। वहीं बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नीति आयोग की ओर से महिला उद्यमिता मंच प्रारंभ किए जाने से महिलाओं का जो स्टार्टअप में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं हरियाणा के बारे में बोलते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा कृषि, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। हरियाणा में दूसरे राज्यों के युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। राज्यपाल ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान, कल्याण और विकास के महत्व को इंगित करते हुए कहा कि संतुलित प्रगति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत एक श्रेष्ठ आधार है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला का बड़ा बयान सामने आया। विजय सांपला ने कहा कि पंजाब में करीब 2 लाख दलित छात्रों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पंजाब सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति कॉलेजों को नहीं चुकाई। इस बारे में राज्य सरकार को 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया। विजय सांपला ने कहा कि राज्य सरकार अगर पैसा देती तो ये नौबत नहीं आती। सांपला ने कहा कि पता चलना चाहिए कि पैसा कहां गया। पिछली सरकार के दौरान भी कुछ वैसा हुआ था जिसको लेकर के उस सरकार के अफसर ने घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन वहां रकम ज्यादा थी और इस बार भी कुछ ऐसी ही कहानी सामने आ रही है। विजय सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार केवल दलित छात्रों की ही नहीं बल्कि एजी दफ्तर में होने वाली भर्तियों में भी दलित समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ और उन्होंने भी अपनी सलाह दी। इनेलो के वरिष्ठ नेता और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला कैथल में आयोजित पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार से जनता नाखुश है और आज सरकार हर मुद्दे पर फेल है। सुशासन का दावा करने वाली गठबंधन सरकार के राज्य में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर दिन उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार ने हर विभाग पर अपने ठेकेदार बैठा दिए हैं। वहीं अजय चौटाला पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अजय चौटाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा है। एक दिन ऐसा आएगा जब दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला से किनारा करके अलग हो जाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में जिला परिषद का चुनाव इनेलो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। अभय चौटाला ने बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस को भी जिला परिषद चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। नूंह के दावड़ू में खनन माफिया के शिकार बने डीएसपी सुरेंद्र सिंह गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। हिसार जिले में डीएसपी के पैतृक गांव सारंगपुर में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर और लोगों का ये हुजूम, ये दृश्य है शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की अंतिम विदाई का, जिसको लेकर सारंगपुर गांव में तो माहौल गमगीन था ही, पूरा प्रदेश डीएसपी की विदाई को लेकर गमगीन दिखा। मंगलवार को नूंह जिले के तावड़ू में अरावली की पहाड़ियों में खनन माफिया का शिकार बने डीएसपी सुरेंद्र सिंह गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए।
सुरेंद्र सिंह को हिसार जिले के उनके पैतृक गांव सारंगपुर में बिश्नोई समाज के रीति रिवाज के मुताबिक मिट्टी दी गई। इस दौरान हरियाणा पुलिस के जवानों से लेकर तमाम अधिकारी और डीजीपी पीके अग्रवाल तक मौजूद रहे। शहीद डीएसपी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं लोगों का हुजूम भी शहीद डीएसपी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा था। मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन माफिया पर कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान खनन माफिया ने डंपर से कुचलकर सुरेंद्र सिंह की जान ले ली थी। बताते हैं आपको क्या है मामला। एक व्यक्तिगत तो हमारा संपर्क बहुत रहा है उनके साथ। एज एन ऑफिसर भी वो मेरे साथ काम किया उन्होंने। अब जब मैं डीजीपी हूँ और पंचकुला बैठता हूँ, इन दिनों भी आकर बीच बीच पे वो मेरे से मिलते रहते थे। तो मेरे कई सारे ऐसी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो एक व्यक्तिगत जो एक क्षति है वो तो हमें महसूस होता ही इस चीज़ का। पचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन की जानकारी पुलिस को मिली। मामले की जानकारी मिलने के बाद तावरू पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने के लिए पहुंचे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफिया को रोकने का प्रयास किया। खनन माफिया ने डीएसपी पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह नीचे गिर गए। डंपर डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर से निकल गया। वारदात मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे हुई। अंतिम संस्कार से पहले तिरंगे में लिपटे डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को गांव के स्कूल में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां लोगों के हुजूम के साथ साथ प्रदेश की सियासत के कई जाने पहचाने चेहरों ने पहुंचकर दिवंगत डीएसपी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम बिल्कुल सरकार को जो बेटा चाहता है सरकार को देना चाहिए, क्योंकि शहीद सुरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से मिसाल वो रहे अपनी जितना लंबा समय उनका सरकारी नौकरी में रहा, एक मिसाल थे ईमानदारी की। तो मैं समझता हूँ बेटे के इतनी बड़ी बात कही है तो निसंदेह अपने पिता का खून उसके अंदर। तो जांबाज ऑफिसर थे और बहुत ही जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है सबके लिए हमें बहुत ही दुख की घड़ी है। जहाँ परिवार के लिए दुख की घड़ी तो है ही, उसके साथ साथ पूरे एरिया के अंदर ही, पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के रोष भी है, दुख भी है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। आपको बताते हैं डीएसपी सुरेंद्र सिंह के बारे में। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। 12 अप्रैल 1994 को वो हिसार पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। वे अपनी मेहनत के बूते पर डीएसपी बने थे। 31 अक्टूबर को पुलिस से उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। मंगलवार को डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की वारदात होने के तुरंत बाद ही पुलिस प्रशासन के साथ ही पूरी सरकार भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया और वारदात के कुछ वक्त बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी डंपर ड्राइवर को पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन डीएसपी की शहादत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अपराधियों और माफिया में खाकी का खौफ कब कायम होगा और कब अपराधी अपनी करतूतों से बाज आएंगे। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।